नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य अध्ययन मंत्र में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्लाइड पर देख रहे हैं, हिंदी साहित्य लेखन परंपरा हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हमने लेखन ग्रंथों को पढ़ा है, जिसमें हमने गार्ग्स और शिव सिंह सेंगर जी के ग्रंथों को पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ को आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यह एक अंग्रेजी भाषा का ग्रंथ है और यह प्रकाशित हुआ था 1888 ईस्वी में। इसके लेखक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। पूछा जाए कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कहाँ के निवासी हैं, तो आप लोग कहेंगे आयरलैंड के निवासी हैं। इस ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साहित्य ग्रंथ में जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार नामकरण और काल विभाजन का प्रयास किया था। इस ग्रंथ को कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया था। कालानुक्रम पद्धति का मतलब क्या है दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। कालानुक्रम पद्धति जिसमें कवियों और लेखकों के जन्म काल के अनुसार उनको रखा गया था। और कालानुक्रम पद्धति के साथ साथ इसमें नामकरण, यहाँ ये भी लिख लेंगे, नामकरण और काल विभाजन का भी प्रयास इसी ग्रंथ में हुआ है। ये बात महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में हुआ है। ठीक है, इसे याद रख लेना है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हुए कि इस ग्रंथ का इतिहास ग्रंथ को 11 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए 11 कालखंडों में जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ को बांटा था, लेकिन इसके बाद भी इसमें एक 12वां खंड भी ऐड है। 12वें खंड में तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ को कितने भागों में बांटकर नामकरण किया है, तो एग्जाम में हमें सिर्फ 11 ही लिखना है, 12 नहीं लिखना है, क्योंकि 12 परिशिष्ट है जिसमें उनकी अन्य सामग्री जो विविध सामग्री बाद में मिली है उसे हम लोग उसमें प्रकाशित करवा देते हैं। अब इसका हिंदी अनुवाद पे बात करते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है तो इसका हिंदी अनुवाद भी होना है। तो हिंदी अनुवाद इसका है, किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है। किशोरी लाल गुप्त जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है, आपको इसको याद रख लेना है। ठीक है, हिंदी अनुवाद किया है किशोरी लाल गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, देखा जाए तो हिंदी साहित्य विस्तृत है, मतलब उसे हम 1 साल तो क्या 2 साल में भी कवर नहीं कर सकते, इतना लंबा और विस्तृत विषय है। लेकिन चूंकि हम अभी सिर्फ एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो अभी हमारा एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी है। एग्जाम क्वालिफाई होने के लिए हमें जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम सिर्फ उन्हीं पर अभी फोकस कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल्स में अभी जाने का समय ही नहीं है और अभी विद्वान भी नहीं बनना है उसमें। अभी मेन फोकस हमारा सिर्फ एग्जाम्स को पास कर लेना है। तो उसके पर्पस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट और जरूरी पॉइंट मुझे लगे हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। इससे बाहर लगभग एग्जाम के पर्पस से इससे बाहर कुछ नहीं आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ठीक है, प्रकाशन हो गया, लेकिन अब ये भी देखना है कि प्रकाशन हुआ कहां से है। तो इसका प्रकाशन जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से हुआ है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्रियर्सन को लेकर के पूछा जाए कि ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहने वाले विद्वान कौन है। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहने वाले विद्वान भी हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही है। ठीक है, और भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले भी जॉर्ज ग्रियर्सन है। जब हम लोग भक्ति काल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखते हैं कि भक्ति कहां से आई है, और उसको लेकर के सभी ने अपने अपने मत दिए हैं, सभी विद्वानों ने, सभी इतिहासकारों ने। तो उसको लेकर के जो जॉर्ज ग्रियर्सन का मत है वो यह था कि भक्ति काल जो था वो ईसाईयत की देन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और भक्ति काल को स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहने वाले भी जॉर्ज ग्रियर्सन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को आपको नहीं
इसके बाद है इन्होंने भारतीय भाषाओं पर भी बहुत अध्ययन किया है, क्योंकि इनको भारतीय भाषाओं में बहुत ज्यादा रुचि रही है। तो इन्होंने भारतीय भाषाओं पर सर्वेक्षण किया, जगह जगह की भाषाओं पर अध्ययन किया है, और इन्होंने अपनी एक पुस्तक भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण जो इंग्लिश में प्रकाशित थी, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिखा है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने तुलसीदास पर भी बहुत गहरा अध्ययन किया है। मतलब एक ऐसे अंग्रेजी विद्वान आयरलैंड से आए हैं और वो हमारे भारत में हमारी साहित्य पर, हमारी संस्कृति पर अध्ययन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। उस समय तुलसीदास जी का इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन नाम से एक पुस्तक लिखी है, और इसमें इन्होंने 12 निबंधों का संग्रह किया है। ये 12 निबंध जो है ये तुलसीदास जी पर ही लिखे हुए थे। इन्होंने तुलसीदास जी पर ही ये 12 निबंध लिखे हैं, और उसका प्रकाशन तुलसीदास का वैज्ञानिक इतिहास के नाम से किया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है, इससे बाहर यहां से कुछ नहीं जाना है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और छूट गई थी कि मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर नॉर्दर्न हिंदुस्तान में कितने कवियों का परिचय मिलता है। ठीक है, ये तो ठीक है, इसको यहां मेंशन कर लेंगे। कुल कितने कवियों का परिचय मिलता है? कुल 952 कवियों का परिचय मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये भी भूलना नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो एक इतिहास ग्रंथ है, यह काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया था, और इसमें 952 कवियों का परिचय मिलता है। लेखक का पूरा नाम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। पूछा जाए कि कहाँ के निवासी है? आयरलैंड के निवासी है। पूछा जाएगा कि इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कालखंडों में विभाजित है, तो 11 कालखंडों में विभाजित है। चूंकि अभी इसमें 12 कालखंड है, लेकिन एग्जाम के पर्पज से 11 ही लिखना है। बाद में जो भी सामग्री उनकी मिली है उसको इसमें प्रकाशित करवाया है। मोस्ट एंड मोस्ट हिंदी अनुवाद करवाया है। इसका हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानने वाले ग्रियर्सन है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहने वाले ग्रियर्सन है। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण और तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन, ये इनके अन्य ग्रंथ है। जैसे कि ये इतिहास ग्रंथ है, इसके साथ में 2 ग्रंथ और है। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण जो प्रकाशित हुआ था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से, और तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें 12 निबंध है तुलसीदास जी पर। ठीक है, यहां तक हुआ है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इनके कालखंडों के बारे में। जो इतिहास ग्रंथ है इसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितने कालखंडों में बांटा है? 11 कालखंडों में बांटा है, लेकिन उनके जो नाम है उनके नामकरण पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, इसको अध्याय में बांटा हुआ है। पहला अध्याय जो है हिंदी साहित्य का इतिहास का चारण काल। हिंदी साहित्य इतिहास का चारण काल नाम, देखिए दोस्तों, जब हम लोग पढ़ेंगे ना आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, जब हम लोग पढ़ेंगे वहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम। अभी इनको ध्यान में रख लीजिए आप लोग। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि चारण काल, मतलब आदिकाल को चारण काल कहने वाले कौन है? तो ये आदिकाल की ही समय सीमा है, जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन जो है हिंदी साहित्य का चारण काल कह रहे हैं। मतलब स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य का चारण काल कहने वाले, आदिकाल को चारण काल कहने वाले जो विद्वान है वो जॉर्ज ग्रियर्सन है। ठीक है, इसके बाद सेकंड अध्याय आता है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। थर्ड आता है जायसी की प्रेम कविता। फोर्थ है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल काल, तुलसीदास और रीतिकाल। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। रीतिकाल शब्द सबसे पहले कहां से आया है? तो ये रीतिकाल का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो विद्वान है वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। रीतिकाल नाम दिया था। उसके बाद तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती 18वीं सदी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और फिर अंत में विविध परिशिष्टा। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिए और इसे भूलना नहीं है, इसे याद रखिएगा। ग्रियर्सन का जो साहित्यिक ग्रंथ है इसमें 2 से 3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया था। ठीक है, 952 कवियों को रखा गया था। किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका हिंदी अनुवाद करवाया था। 11 कालखंडों में विभाजित करके यह ग्रंथ लिखा गया है। और इसके बाद ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। ग्रियर्सन ने ही
भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहा है, तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, और ये सब पुस्तकें जॉर्ज ग्रियर्सन की लिखी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया है? इसे भी याद रखेंगे। नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ है? 1888 में। इसे भी याद रखेंगे। देखिए एक एक बार इनको डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनको एक साथ सभी को एक साथ कवर करेंगे हम लोग, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला ग्रंथ पढ़ने वाले हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्र बंधुओं के ग्रंथ को। ठीक है, मिश्र बंधुओं के ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। ये एक ऐसा साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है जो जिसमें कवियों की संख्या सबसे ज्यादा है। लगभग 5000 कवियों का उल्लेख मिलता है मिश्र बंधु विनोद में। सबसे पहले देखते हैं मिश्र बंधुओं में मिश्र बंधु कौन कौन है, जिसमें है गणेश बिहारी मिश्र, राव राजा श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई हैं और तीनों भाइयों को मिलकर के मिश्र बंधु कहा जाता है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, तीनों को याद रखना है। तीनों के नाम याद रख लेना है। मिश्र बंधु विनोद को 4 भागों में प्रकाशित करवाया गया था। मिश्र बंधु विनोद को 4 भागों में प्रकाशित करवाया गया था। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग जो थे वो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मिश्र बंधुओं विनोद के 4 भागों को, प्रथम 3 भागों को 1913 में और चौथे भाग को 1934 ईस्वी में प्रकाशित करवाया गया था। और इसे याद रखना है, इसे आपको भूलना नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवि, वैसे तो 5000 मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 लेखक, वैसे तो इसकी जो संख्या है वो 4591, जो 4591 संख्या ये वास्तविक संख्या है, लेकिन इसको हम लगभग में 5000 मान लेते हैं। इतने कवियों का इसमें उल्लेख मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा, अब तक के ग्रंथों में ये सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया था, क्योंकि इतने कवियों का उल्लेख अभी तक किसी भी ग्रंथ में नहीं हुआ था। इसके बाद इस ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वो कब से माना है, इसको देखते हैं। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य का प्रारंभ मिश्र 643 ईस्वी से माना है। अब 643 ईस्वी को हम विक्रम संवत में देखें तो 700 विक्रम संवत में माना जाता है। अब विक्रम 47 ईस्वी अगर हम मान लेते हैं तो उसमें जब हम 57 प्लस करेंगे तो विक्रम संवत आ जाएगा। ये बात तो आप सभी को पता है कि विक्रम संवत को ईस्वी में कैसे बदलते हैं और ईस्वी को विक्रम संवत में कैसे बदलते हैं, ये तो आप सभी लोगों को भली भांति पता होगा। देखिए दोस्तों, फिर भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जब ईस्वी में 57 जोड़ दिया जाता है तो विक्रम संवत प्राप्त होता है। और अगर विक्रम संवत में अगर सन आता है और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमने तो ये नहीं पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा था, कुछ और पढ़ा था, लेकिन यहाँ कुछ और दे रहे हैं, तो हम लोग उसको देख लेंगे कि वो पूछा किसमें गया है। यदि उसमें विक्रम संवत में पूछा गया है तो हम उसमें से 57 माइनस कर देंगे और हमारा ईस्वी आ जाएगा। वैसे यदि ईस्वी में पूछा गया है तो हम लोग उसमें 57 प्लस कर देंगे, तब भी हमारा विक्रम संवत आ जाएगा। तो इसमें से आप दोनों में से एक कुछ भी याद कर लीजिए और फिर उसमें आप लोग अपने विवेक के हिसाब से उसमें आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है और मिश्र बंधुओं को उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। रामचंद्र शुक्ला ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का परिचय लिया था और लेखकों का, तो उन्होंने खुद इस चीज को स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में अधिकतर कवियों का परिचय उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखने की है। और मिश्र बंधु विनोद को रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जितने भी ग्रंथ थे इनको उन्होंने कविवृत्त संग्रह या वृत्त संग्रह ऐसे नामों से संबोधित किया था, लेकिन मिश्र बंधु विनोद में जो कि 5000 के लगभग कवियों का परिचय मिला है, इसको आचार्य शुक्ल ने कविवृत्त बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। ठीक है, और इसके मिश्र बंधुओं को इन्होंने
उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अब आते हैं वापस कि इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन जो है हिंदी ग्रंथ प्रचारक मंडली से हुआ है। ठीक है, ये भी याद रख लेना है। इसके बाद देखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने प्रथम गद्य लेखक या गद्यकार किसको माना है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं ने प्रथम गद्यकार किसे माना है। तो हम लोग याद रख लेंगे कि गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने माना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी नहीं भूलना है। ठीक है, हिंदी का प्रथम गद्यकार पूछा जा सकता है कि गद्यकार पहला गद्य लेखक किसे माना है, तो गोरखनाथ जी को माना है, ये भी याद रखना है। बिहारी से बड़ा देव को माना है। मिश्र बंधुओं से ही ये विवाद उत्पन्न हुआ है कि देव बड़े हैं या बिहारी, उन्होंने ही इस विवाद को जन्म दिया है दोस्तों। और उन्होंने अपनी जो पुस्तक है हिंदी नवरत्न, उसमें देव को बिहारी से पहले स्थान दिया हुआ है और यहीं से ये विवाद जन्म लिया है कि देव बड़े हैं या बिहारी बड़ा है। लेकिन मिश्र बंधुओं ने तो देव को ही बड़ा माना हुआ है उनके ग्रंथ में। ठीक है, ये भी क्लियर होगा आपको। इसके बाद साहित्य लेखन में जो विभाजन, जो उप विभाजन की जो प्रक्रिया, जो उप विभाजन है, वो मिश्र बंधुओं ने ही शुरू किया था। देखते हैं हम लोग कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का है, उसमें दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है ना, जैसे वीरगाथा काल भी कहेंगे, उसी को आदिकाल भी कहा है, का नाम दिया है। दोहरे नामकरण की जो प्रवृत्ति है वो रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है उसमें मिलती है। वैसे ही काल विभाजन में जो उप विभाजन का जो नाम, उप विभाजन की जो प्रवृत्ति है वो मिश्र बंधुओं से प्रारंभ होती है। ठीक है, इतना आपको भूलना नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने अपने संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण साहित्य को, हिंदी साहित्य को, संपूर्ण हिंदी साहित्य को 8 कालखंडों में विभाजित किया है। वैसे उन्होंने 4 कालखंडों में विभाजित किया है, लेकिन उप विभाजन करके उन्होंने उसको 8 खंडों में विभाजित किया है। हिंदी साहित्य का उन्होंने कहां से शुरुआत मानी है, 643 ईस्वी से, इसे याद रख लेंगे। और कुल 8 कालखंडों में विभाजित किया है, ये भी याद रखने की बात है। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी नवरत्न। इनकी एक अन्य पुस्तक है हिंदी नवरत्न, जो प्रथम आलोचनात्मक कृति मानी जाती है दोस्तों। आलोचना की शुरुआत यहीं से हुई है, तुलनात्मक आलोचना की। ठीक है, अंक देकर तुलना करना सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने ही प्रारंभ किया था। ठीक है, अब देखिए हिंदी नवरत्न जो पुस्तक है, इसमें ऐसे 9 लेखकों या कवियों को स्थान दिया है। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1910 में। 1910 में इस पुस्तक का प्रकाशन। ठीक है, देख लेते हैं हिंदी नवरत्न में किसे प्रथम स्थान पर रखा है। हिंदी नवरत्न में तुलसीदास जी को इन्होंने प्रथम स्थान पर रखा है, दूसरे स्थान पर इन्होंने सूरदास को रखा है, तीसरे स्थान पर देव को रखा है और चौथे स्थान पर बिहारी को रखा है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने देव को बिहारी से पहले रखा है। बस यही एक कारण रहा कि यहाँ से विवाद उत्पन्न हो गया कि देव बड़े हैं या बिहारी। इसके बाद फिर देव बड़े या बिहारी, इस पर कई सारी पुस्तकें आ गई दोस्तों, जिसमें कहीं पर देव को महत्व मिला है और कहीं पर बिहारी को महत्व मिला है। उसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। इसके बाद बिहारी के बाद केशवदास को, फिर कबीरदास को, फिर त्रिपाठी बंधु, फिर चंद्रबरदाई और अंत में इन्होंने भारतेंदु जी को रखा है। ठीक है, त्रिपाठी बंधु में वही है, त्रिपाठी बंधु में भूषण, मतीराम और इनको स्थान दिया है त्रिपाठी बंधु के नाम से। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। हिंदी नवरत्न में किसको किसको स्थान दिया है और इनका क्रम भी याद रख लेना है आपको। ठीक है, पहले पे तुलसीदास, फिर सूरदास, देव, बिहारी, केशव, और ये सारे आपको याद रख लेना है। प्रथम आलोचनात्मक पुस्तक मानी जाती है, ये भी याद रखना है। देव बड़े या बिहारी, इस विवाद को जन्म देने वाले भी मिश्र बंधु है। ठीक है, ये भी याद रख लेना है। सारे मेन जो भी इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट बनते थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अब जो भी हिंदी साहित्य के एग्जाम्स होते हैं उसमें यही पॉइंट पूछे जाते हैं। घुमा फिरा कर सभी एग्जाम्स में यही चीजें आती है। ऐसे तो पढ़ने को बहुत सारा है दोस्तों, लेकिन हमें अभी फिलहाल में अभी सिर्फ हमारा एग्जाम निकालना है, बस उसी पर फोकस करना है। इसीलिए अभी हम लोगों को सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों पर ही ध्यान देना है। इसके अलावा बाकी चीजें तो हम और भी कभी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी समय कम होने की वजह से, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो अगस्त में प्रस्तावित है और उसकी तैयारी के लिए समय वैसे ही कम है, तो हम ज्यादा विस्तृत में नहीं जाकर के हम लोग अभी जो मेन महत्वपूर्ण जो पॉइंट है अभी उन्हीं पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है,
लेकिन इससे बाहर भी एग्जाम में कुछ नहीं आना है। अभी तक का जो भी एग्जाम्स हुए हैं इन्हीं के आसपास प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम लोग इनके कालखंडों पर भी बात कर लेते हैं।